नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी में छोटी आंत की बात कर रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे जिसको इलियम भी कहा जाता है। कल की क्लास में हमने इलियम के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि इसमें कौन सा जूस जूस का सेक्रेशन होता है, कौन सा जूस रिलीज होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हमारे बॉडी में क्या उनका काम होता है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ी आंत या झिलियम जिसको बोलते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये हेडिंग डालिए सबसे पहले, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारी रहेगी बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत या लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन या जिसको क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या इसको झिलियम बोलते हैं। इलियम किसको बोलते हैं? छोटी आंत को बोलते हैं। और झिलियम किसको बोलते हैं? बड़ी आंत को बोलते हैं। ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने छोटी आंत के बारे में देखा था उसी अकॉर्डिंग हम बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी लेंथ की हम बात करें, लंबाई की हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.6 मीटर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 6.11 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.6 मीटर है। तो आप ऐसा कहेंगे, सोच सकते हैं, आपके दिमाग में विचार आ सकता है कि भाई साहब 6.1 बड़ा होता है 1.6 से, ना कि 1.6 बड़ा होता है। तो इसको तो छोटी आंत कहना चाहिए था जब इसकी लंबाई 1.6 मीटर है, और बट छोटी आंत जिसकी लंबाई 6.1 मीटर है तो उसको बड़ी आंत कहना चाहिए था। लेकिन लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो छोटी आंत होती है वो ऐसे 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 करके ना एक जगह इकट्ठी सी होती है, ज्यादा वो स्पेस कवर नहीं करती है, लंबाई ज्यादा कवर नहीं करती है। जबकि बड़ी आंत होती है वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, तो उससे ज्यादा, जैसे ये मानो हमारी छोटी आंत है शॉर्ट, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, वो मान लो कि ऐसे ऐसे करके करके ये 6.1 मीटर का एरिया कवर कर रखा है। अब सेम हमारी मान लो कि बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत अब ऐसे है। अब ये तो 6.1 मीटर का एरिया कवर कर रही है और ये केवल 1.6 मीटर का एरिया कवर कर रही है। अब देखिए बड़ी कौन सी हुई? ये हुई। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय कर रही है, जबकि छोटी आंत है वो कम स्पेस कवर कर रही है। इसलिए जो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.6 होती है। उसके बावजूद इसको बड़ी आंत कहा जाता है। रीजन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है। क्या होता है? साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बड़ी आंत कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब इसकी बात करें, यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है किसका? ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। बड़ी आंत में एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट भी देख लीजिए। क्या होता है यहाँ पे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है? अवशोषण होता है, किसका होता है? वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी गृहिणी होती है उसमें दो जोश आके मिलते हैं और वहां पे पाचन भी होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाचन सर्वाधिक होता है और अवशोषण भी सर्वाधिक होता है, लेकिन बड़ी आंत भी पाचन अवशोषण करती है। किसका? वाटर की क्वांटिटी का अवशोषण करती है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो बड़ी आंत में अवशोषण के बाद अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो रिक्टम में जाते हैं और गुदा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसका इतना ही काम होता है। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया है लास्ट में वो रिक्टम में जाता है और उसके बाद में गुदा से बाहर निकल जाता है। ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बड़ी आंत में ज्यादा कुछ हमने स्टडी करने के लिए है नहीं। अब एक पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ, नोट डाउन करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे बड़ी आंत में। लिख लीजिए मेरे साथ के साथ, नोट डाउन कर लीजिए। बड़ी आंत में अवशोषण के बाद
अवशोषण, इसमें वाटर का अवशोषण हो गया है। उसके बाद अवशोषण के बाद अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ रिक्टम में जाते हैं। कहा जाते हैं? रिक्टम में जाते हैं और गुदा द्वारा बाहर हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बड़ी आंत के बारे में ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। फिर हम बात करते हैं, देखो छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको सिक्कम कहा जाता है। अब सिक्कम बेसिकली सेल्यूलोज का पाचन करने का कार्य करता है। सेल्यूलोज होती है उसका पाचन करने का कार्य करता है। और सिक्कम को हमारी बॉडी का एक अवशेषी अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी का अवशेषी अंग भी कहा जाता है। इसकी वृद्धि से, इसमें यदि इंक्रीज होता है सिक्कम में, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी ग्रोथ से अपेंडिक्स का दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये चीज नोट डाउन करते हैं। ये यहाँ पे हमारा बड़ी आंत खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम कुछ दो तीन पॉइंट और हम देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हम किसके बारे में देखेंगे? इनके कंबाइंड पॉइंट है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखिए क्या है? छोटी आंत व बड़ी आंत। छोटी आंत व बड़ी आंत के मध्य एक ऑर्गन पाया जाता है। मध्य क्या पाया जाता है? एक अंग पाया जाता है। मध्य अंग पाया जाता है। कौन सा? सिक्कम नाम का एक अंग पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सिक्कम नाम का एक अंग पाया जाता है। अब इस सिक्कम की मैं बात करूं तो सिक्कम बेसिकली किस काम में आता है? ये जो सिक्कम है ये बेसिकली सेल्यूलोज का पाचन करने में, पचाने में, डाइजेशन में काम में आता है। सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि सिक्कम कहाँ पाया जाता है और सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक अंग कौन सा होता है, ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी का। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखो, ये बहुत सी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिक्कम के बारे में बात करें तो ये शरीर का क्या है? एक अवशेषी अंग है। शरीर का अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। और इसकी वृद्धि से क्या होता है? सिक्कम में यदि इंक्रीज होता है, इसकी वृद्धि होती है, तो इससे क्या बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है? इसकी यदि वृद्धि हो रही है तो इसकी वजह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की शिकायत हो जाती है यदि इसमें ग्रोथ होती है। तो अब बात करें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की भी हम बात करें, इसकी यदि हम बात करें तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी का एक अवशेषी अंग होता है। मनुष्य ह्यूमन बॉडी का अवशेषी अंग होता है। इसके अलावा जब हमारे पास यहाँ पे आ ही गया है अवशेषी अंग के बारे में, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं और कौन कौन से अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक दो अंगों की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये सिक्कम फिनिश होता है। अन्य अवशेषी अंगों की बात करें तो हमारी बॉडी में जब कर्ण पल्लव होते हैं, जो कान के नीचे के हिस्से होते हैं, एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, वो भी हमारी बॉडी का क्या होता है? एक अवशेषी अंग होता है। कौन सा? कर्ण पल्लव। अब इसके बारे में बात करें तो देखो कान की बात आ गई है। एक सबसे पहले तो हमने अवशेषी अंग की बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी बॉडी में और कौन सा अंग है जो अवशेषी अंग की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे कर्णपल्लव की बात हुई है, तो कर्णपल्लव के बारे में कान के बारे में एक पॉइंट और है, वो भी यहाँ पे लिख लीजिए।
कान सुनने के अलावा, कान सुनने के अलावा, सुनना तो उनका बेसिक कार्य है ही है, उसके अलावा बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या है कि जो कान है हमारे बॉडी में, वो सुनने के अलावा बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कार्य है। उसके बाद में हमने देखा कि सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा अंग होता है। उसके बाद हमने कुछ वन लीनियर पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम की हम बात करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसकी हेडिंग डालिए, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रिएटरी, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना इसका कार्य होता है। किसका कार्य होता है? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, उसका बेसिकली कार्य होता है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में उनको बाहर निकालना इनका मेन कार्य होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का मेन उत्सर्जित अंग है, ऑर्गन है, वो क्या है? किडनी या गुर्दा जिसको बोलते हैं वो होता है। ये दोनों पॉइंट एक बार नोट डाउन करते हैं, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का कार्य क्या होता है, वो देख लेते हैं। शरीर, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ लाइक जैसे क्या क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा वाटर हो गया, या और बहुत सारे अंग हो सकते हैं, या हमारा फूड जो लेते हैं उसमें जो बच गया, अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे बच गया, उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र करता है। मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना किसका कार्य होता है? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का कार्य होता है। ठीक है, आगे बात करें कि ह्यूमन बॉडी में मेन जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वो होता है किडनी। कौन सा होता है? किडनी या गुर्दा होता है। ठीक है, देखिए, किडनी के बारे में बात करेंगे। एक बार में आप लोगों को किडनी किस शेप में होती है हमारी बॉडी में, वो हम एक डायग्राम सा बना के आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो, डायग्राम आप बनाना चाहो तो मेरे साथ के साथ आप लोग भी डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी मेरे साथ के साथ बना लीजिए, ये काम की चीज होती है। वैसे आप लोगों को कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बीच में यू बनाना है, दोनों साइड में उल्टा सीधा एल बनाना है। इसके बाद में देखिए आगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ के साथ आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, आसान सा डायग्राम है, बट आप लोग बना लो मेरे साथ में तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
पहले इस साइड में हम बना लेते हैं। देखो डायग्राम की स्किल मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं, बट मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा हमारा किडनी का डायग्राम होता है। ये थोड़ा इधर वाला भी मैं ठीक सा बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा नहीं बना है, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इधर वाले में। ठीक है? ये इससे होता क्या है, कुछ कुछ चीजें आपको डायरेक्टली याद रह जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को डायरेक्टली याद रह जाती हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊं, तो ये हमारा मोटा मोटा डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों हमारी क्या होती है, किडनीज होती है हमारी बॉडी में, किडनीज होती है। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनकी हम बात करें इन दोनों की, तो इनको बोलते हैं बर्टनी के स्तंभ। तो अब आप लोगों को एक चीज यहां से याद रह जाएगी कि बर्टनी के जो स्तंभ होते हैं वो किस में होते हैं, किसमें किससे रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। जब ये डायग्राम आप लोग बनाओगे, आपके माइंड में ये चीज रह जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये क्या चीज है, तो ये हमारा मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय है, हमारे बॉडी का अहम पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मोस्ट ऑफ में यूरिन से पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। सांप और मगरमच्छ में, सांप और मगरमच्छ में ये नहीं पाया जाता है, मुद्रा से नहीं पाया जाता है, सांप और मगरमच्छ में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मुद्रा से नहीं पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाने से पता क्या चीजें समझ में आई, आपको पता चला कि किडनी की शेप कैसे सी होती है, मुद्रा से कैसे लिंक्ड होती है, और बटनी के स्तंभ क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई कि आपको सांप और मगरमच्छ में मुद्रा से नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, सांप और मगरमच्छ में मुद्रा से नहीं पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को मैंने बताई है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, ये इतना होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी करा है तो वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं किडनी की। किडनी क्या होती है, एक अहम पार्ट होती है। किडनी किसका अहम हिस्सा होती है, जो हमारी बॉडी के एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, इसका मेन पार्ट, मेन ऑर्गन क्या होता है, किडनी होती है। तो अब हम किडनी के बारे में वन बाय वन पॉइंट्स में इसको स्टडी करने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करिए। देखो कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा हम ऑलवेज हम पढ़ते हैं वैसा ही अब यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि मेम्ब्रेन या झिल्ली कौन सी होती है, मेम्ब्रेन या झिल्ली कौन सी होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक डायलिसिस क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
डायलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड डिजीज क्या हो सकती है, किडनी से रिलेटेड डिजीज क्या हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2 किडनीज होती हैं। किडनी के बारे में एक चीज और बताऊं आपको, तो ब्लड फिल्टर करा जाता है किडनी के द्वारा और ऑक्सीडाइज करा जाता है लंग्स के द्वारा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ब्लड ब्लड filtered by kidney and oxidized by lungs। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर हम हमारे कोर टॉपिक में आते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं। कितने नंबर की कितने किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती है हमारी बॉडी में। इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन इसकी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली बात, इसमें ये उत्सर्जन की इकाई होती है। ये चीज तो आप लोगों को इसी से पता चल गई कि क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसका जो इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये उत्सर्जन इकाई है नेफ्रॉन। दूसरी चीज, ये इसमें इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो क्या होता है, हेनले का लूप। अब ये बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि हेनले का लूप किससे रिलेटेड है, हमारे बॉडी में किस पार्ट से रिलेटेड है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बात करें मेम्ब्रेन की, तो पेरिटोनियम इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। किडनी में कौन सी मेम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। रेनन कैप्सूल इसके ब्रैकेट में लिख लो, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रेनन कैप्सूल। आगे देखिए, डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस क्या होता है, ये बहुत सी बार पूछा जाता है। मेम्ब्रेन के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करें डायलिसिस की, तो डायलिसिस क्या होता है, जब हमारे गुर्दे या हमारी किडनी काम नहीं कर रही होती है तो ब्लड को छानने का कार्य डायलिसिस के द्वारा आर्टिफिशियली करा जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करिए। डायलिसिस क्या होता है, लिखिए, जब गुर्दे या गुर्दे काम नहीं कर रहे होते हैं तो इस विधि के द्वारा ब्लड को छाना जाता है। किसके द्वारा फिल्टर करा जाता है? इसमें डायलिसिस के द्वारा ब्लड को फिल्टर करा जाता है। ये चीज होपफुली समझ में आ गई होगी कि डायलिसिस क्या होता है। आगे हम बात करते हैं रिलेटेड डिजीज कौन सी हो सकती है, तो गुर्दे से जो रिलेटेड डिजीज होती है वो इटाई रोग होता है। गुर्दे का रोग जिसको हम क्या कहते हैं, इटाई की कहते हैं। और ये किसकी डेफिशिएंसी वगैरह से होती है, कौन सी जो मिनरल है जो इसको प्रभावित करता है, वो है कैडमियम।
कैडमियम की वजह से ये डिजीज होती है। इससे हमारी किडनी से रिलेटेड डिजीज कौन सी होगी? इटाई, और इसमें बेसिकली किसकी वजह से होती है? कैडमियम की वजह से होती है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली बड़ी आंत और उसके बाद में हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में किडनी के बारे में स्टडी करा है। अब इसके कौन कौन से और अदर इसके एक्सक्रिएटरी पदार्थ होते हैं, कौन कौन से एक्सक्रिएटरी पदार्थ होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पसीना हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिन हो गया, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।